आदरणीय स्वामी जी अग्निव्रत जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब एंड प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, ये नीचे आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय दीनदयाल जी गुप्ता जी एंड आदरणीय सुरेश चंद्र जी, भाइयों और मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। तो अभी मधुलिका जी ने कहा कि कोई अग्निव्रत जी की सोच सकता है, डाउट कर सकता है कि उन्होंने ये अपने मन से किया होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे मन में भी डाउट आया कि कोई आचार्य जी इतना डीप फिजिक्स कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने कभी ये कहीं किया नहीं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको कुछ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं कि कम से कम हम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमने पीएचडी किया है फिजिक्स में और 4-5 सालों से कम रिसर्च कर रहे हैं, इस फील्ड में ही हैं। तो जब हम वेद विज्ञान आलोक को पढ़ते हैं तो हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सत्य बात लिखी है उसमें और हम विश्वास कर रहे हैं। इसलिए हम इस फील्ड में आए गुरुजी के साथ। पहले तो हम भी परेशान थे कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस जा रही है और फिर भी दुनिया गर्त में जा रही है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है। तो एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पर देख रहा था कि हमारे वेदों में कुछ है, तो वैदिक फिजिक्स चैनल गुरुजी का बाई चांस है ही है नाम ही। तो एक बार मैंने गुरुजी को एक लेक्चर पढ़ा तो इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने 300 लेक्चर उनके देखे और फिर वेद विज्ञान आलोक पढ़ के मैंने खुद उसको देखा और फिर मैं गुरुजी के संपर्क में परमानेंट आ ही गया। तो वो सत्य है, मतलब जो हम कम से कम आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट की बात सुननी होती है। जैसे न्यूटन का हम बिलीव करते हैं, आइंस्टाइन का बिलीव करते हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से हम भी कुछ एक्सपर्ट हैं ही हैं फिजिक्स में एटलीस्ट। तो आपको कम से कम हमारी बातों का विश्वास करना ही होगा कि गुरुजी ने वो बातें भी एक्सप्लेन की हैं जो कि मॉडर्न साइंस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और अशोक जी ने भी कुछ क्वेश्चन उठाया था, क्या उठाया था अभी आप कह रहे थे? हाँ वैदिक हाँ वैदिक विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए। तो जो समरी विशाल ने लिखी है बुक, मैंने बहुत सारे प्रोफेसरों को दी है। अभी हमारा स्ट्रगल जारी है कि प्रोफेसर वो कह रहे हैं कि ये नॉन साइंस है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन जो प्रोफेसर एक बार हमने बुक दे दी उन्होंने पढ़ ली एक्चुअली पहले तो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, वहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है कि हम पढ़ेंगे ही नहीं इसे, ये तो नॉन साइंस है। लेकिन जिन्होंने पढ़ ली बाई चांस एक रात को, चलो मैं घर पे जाके पढ़ूंगा, देन दे आर वेरी एक्साइटेड, दे फिनिश्ड इन 5-6 days एंड दे वांट टू डिस्कस विद अस। कह रहे ऐसे कैसे कर दिया, क्या वो उनकी एजुकेशन क्या है, क्या वो पीएचडी है फिजिक्स में, ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने, इतना कैसे लिख दिया। तो दे आर सरप्राइज्ड। तो अभी हमें ऐसे आदरणीय आचार्य अशोक जी ने कहा कि हमें और डिस्कशन करना होगा, इसको प्रचार के फॉर्म में से बढ़ाना, प्रचार करना होगा और बहुत सारे प्रोफेसरों को और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके हमें इसका व्याख्यान देने होंगे और लोगों को समझाना होगा कि ये काम हो चुका है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये काम हो चुका है। तो मैं अपना ये स्टार्ट करता हूँ लेक्चर कि भारत में क्या है कि भारत को आध्यात्म का गुरु माना जाता है और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, अमेरिका या यूरोप हुआ, उसे मटेरियल साइंस में आगे माना जाता है कि वो मटेरियल साइंस में आगे है लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जीरो है। लेकिन जब मैंने पहली बार वेद विज्ञान आलोक पढ़ा तब मुझे पता चला कि हमारे वेदों में कॉन्शियसनेस जो कि चेतन तत्व है और प्रकृति जो कि मटेरियल साइंस है, उसको बराबर का इम्पोर्टेंस दी गई है कि दोनों ही बराबर है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी हम खाली फॉलो करें और मटेरियल साइंस को छोड़ दें। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, माइक हुआ, ये सब कुछ सब मटेरियल साइंस से बना हुआ है। इवन हमारा बॉडी भी, हमारी हड्डियाँ भी मटेरियल साइंस से हैं। तो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो मटेरियल साइंस को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो मैं कुछ चैलेंज लूँगा जो कि दोनों को हमें साथ साथ लेने की ज़रूरत है। तो पहले हम कॉन्शियस लेवल पे बात करते हैं। तो अभी 23 मार्च को हमारा बलिदान दिवस था, तो मैं बच्चों से बात कर रहा था अपनी क्लास में,
कि भगत सिंह ने अपनी मतलब शहादत दे दी। तो एक बच्चे ने पूछा कि आज आज भगत सिंह जैसे जोशीले या निडर लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे। तो तो सोचने वाली बात थी। जब तुम इस पर कुछ, मैंने कहा सोच के बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया कि आज तो हम सब कायर हैं, आज हम अपने लिए जी रहे हैं। भगत सिंह में वो पावर आई कहाँ से कि वो इतने निडर हो गए। फिर इसका सॉल्यूशन भी मुझे वेद विज्ञान आलोक से मिला कि उसमें लिखा है कि जो मनुष्य है जब वो पैदा होता है तो वो बुद्धिमान नहीं होता, उसमें ज्ञान नहीं होता है। जो कि जानवर हैं उसमें निमित्त ज्ञान होता है कि पहले से ही ऐसे तैरना जानते हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं वो। अच्छा, स्वभाव ज्ञान होता है, स्वभाव ज्ञान। हाँ, मेरा थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा वो है तो मनुष्य और ये सब जानवरों की और सबकी यही है कि वो अपनी प्राणों की रक्षा करता है, मतलब शरीर की रक्षा करता है। तो अभी क्या है कि अब गुरुकुल में तो जाते नहीं है कि वहाँ ज्ञान मिले, तो उसमें वेद विज्ञान आलोक में या हमारे वेदों में यही बताया गया कि जो बाहर से ज्ञान फिर मनुष्य को मिलता है, इससे वो मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो फिर बाद में मुझे पता चला भगत सिंह के जो दादाजी थे वो दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। तो उनके घर में दयानंद सरस्वती का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और उनके पिताजी किशन सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के लिए अपनी जान दे दूंगा, और वो चला उनके। तो वो अगर हम ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो यही बात मैंने अग्निवर्त जी से पूछी कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा मुझसे कि हमें ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे घरों में क्या होता है कि वो रेड कपड़े में लगा के माथे से लगाइए और रख दिए, लेकिन वो एक्चुअली ऋषियों के ग्रंथ कौन से हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश हुआ है या भगवत गीता हुई, दर्शन शास्त्र हुए, जब हमारे पास अवेलेबल हैं तो क्यों ना पढ़ें। ऋषियों के ग्रंथ ही डायरेक्ट पढ़ने चाहिए हमें। तो उससे निडरता आई भगत सिंह में। और फिर वो और फिर मुझे पता चला कि 85% क्रांतिकारी आर्य समाजी थे, और वो दयानंद सरस्वती के उपदेशों से ही प्रभावित थे, तभी वो निडर बने और उनके ज़िंदगी में एक गोल था। फिर मैंने अगले दिन क्लास में जाके ये सब बताया कि निडरता ऋषियों के ग्रंथ और अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से आती है, और ये ज्ञान हमें बाहर से मिलता है, मनुष्यों को जन्म से नहीं है, ये स्वाभाविक गुण नहीं है, ये बाहर से। तो इसलिए हमें अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और दूसरे इशू आ रहे हैं आजकल के, ऐसे ये एक टेनिस की नंबर 1 प्लेयर थी, लेकिन 25 ईयर की एज में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। और ऑफिस में भी लोग बर्न आउट हो रहे हैं, मतलब जॉब करते करते थक जा रहे हैं। तो ये एनर्जी इतनी यूथ की चली कहाँ गई। जोशीले होने चाहिए थे यूथ, और आजकल मुझसे नौकरी नहीं हो रही, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इसका भी यही है कि आजकल लाइफ में पहले तो हम ऐसे, मैंने बीटेक करना चाह रहा हूँ, मैंने बीटेक कर ली, लेकिन उस डिग्री की फिर वैल्यू नहीं रहती है। कोई जॉब के लिए फिर जॉब मिल जाए मैं बड़ा खुश हूँगा, फिर जॉब मिल गई, अच्छा एक बार जो गोल अचीव हो जाता है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर वी वांट टू डू नेक्स्ट गोल। तो इनका भी क्या है कि ये नंबर 1 बन गई। लेकिन अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि लाइफ में दूसरे भी गोल हैं हमारे, वो जो पर्पज़ क्या है लाइफ का वो पता चलता है। अभी क्या है कि डिप्रेशन इसलिए आ जाता है कि लाइफ का पर्पज़ नहीं पता होता हमें। हम अचीव करते जाते हैं, एक नए टारगेट बनाते जाते हैं, उसे अचीव करते जाते हैं, और थोड़ी देर बाद बर्न आउट हो जाते हैं, हम पूरी तरह से निचुड़ जाते हैं कि लाइफ मतलब ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है फिर लोगों की ज़िंदगी में कि ये ज़िंदगी जी क्यों रहे हैं, मतलब पृथ्वी पे आए क्यों और ये लाइफ मिली क्यों, भगवान ने हमें बनाया ही क्यों। फिर इसके सॉल्यूशन नहीं मिलते। स्टीव जॉब्स भी इंडिया आए, वो थोड़ी नीम करौली बाबा की कहानी है कि वह घूमे, फिर उन्हें भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, या स्वामी अग्निवर्त जी नहीं मिले नहीं तो वो सही डायरेक्शन में चले जाते। जो जिस क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आए मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, तो फिर वो भौतिकवाद में लग गए, नहीं सेटिस्फाइड हुए, इंडिया में आके 5-6 साल रहे दोनों लोग, और उन्होंने मटेरियल साइंस में बहुत अच्छा किया। लेकिन इवन एलॉन मस्क भी ये क्वेश्चन ढूंढ रहा है, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने ये कि हम क्यों आए, पर्पज़ क्या लाइफ का, लेकिन उसे भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले। हो सकता है हम लिख के भेजें अब उसे, हमें पे आंसर है तो लेकिन वो भी फिर मटेरियल साइंस में लग गया, पूरा भौतिकवाद में लग गया है कि पैसा ही कमाना है। एक्चुअली लगता है जीवन का यही पर्पज़ है। तो तीनों लोगों ने यही किया। अब तो फेसबुक, जो कि पहले हम सोच रहे थे बहुत अच्छी है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड, बट
वो अब लोगों को मेंटल डिसऑर्डर पैदा कर रही है, बच्चे एडिक्शन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे उसमें टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और बहुत सारी आजकल नई डिसीज़ आ रही हैं, इंसोमेनिया, जो रात रात भर जागते रहते हैं लोग, सोते ही नहीं हैं, ये डायबिटीज़ हुआ, बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर। एक्चुअली आज के ज़माने में ये डिसीज़ साइकोसोमेटिक डिसीज़ हैं। हम खराब खाना खा रहे हैं, पोल्यूशन है, ये तो रेस्पॉन्सिबल है ही है, साथ में ये दिमागी रूप से भी हैं डिसीज़ हैं। हम टेंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, हम रिलैक्स नहीं कर रहे। हम ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर आने के बाद भी हम लैपटॉप पे लग जाते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं, और नेटफ्लिक्स ऐसे मूवी देख रहे हैं फिर रात को, तो कंटिन्यूएशन में वही हमारे स्क्रीन पे ही सारा चल रहा है। दिमाग इतना इंटेंस है, वो बिल्कुल आराम नहीं कर पा रहा, और फिर इतने टेंस रह रहे हैं हम कि बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमें प्राणायाम, योग, जो हमारी वैदिक कल्चर में थी, रिफ्रेश रहने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए अपने आप को, तो वो साधन अपनाने होंगे। और जो एकल परिवार होते जा रहे हैं उसकी जो संयुक्त परिवार, ऐसे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो एक हमारा वो जो टेंशन होती है वो रिलीज़ हो जाती है और हम हैप्पी फील करते हैं। और चौथा, इस मंच पे भी किसी ने कहा था कि वर्ल्ड पीस भी है, कि ये भी एक मैटर है, कि ये भी मनस तत्व से जुड़ा हुआ है, कि लोगों में ग्रीड, जो लालच है, वो बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका, जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। आजकल परोपकार की भावना नहीं रही कि निष्काम कर्म या दुनिया की शांति प्रेम के लिए कुछ किया जाए। जो मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जो कि आर्य समाज का मंत्र है, तो उसकी तरफ ना ध्यान दे के सब लोग लालच कि हमारा स्वार्थ कैसे होगा, तो भौतिकता की बढ़ते हुए जा रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है और विनाश की तरफ बढ़ रही है। ये तो हुई बात कॉन्शियसनेस लेवल पे, चेतन लेवल पे हम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है मटेरियल साइंस की तरफ से ही, कि पोल्यूशन आज के ज़माने में इतना बढ़ गया है कि अभी एक खबर आई थी कि हमारे ब्लड में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, तो इससे अब कैंसर ही पैदा होगा। और इससे कैसे दूर रहा जाए, तो हम वैदिक लाइफस्टाइल से ही दूर रह सकते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने प्लास्टिक की बोतलें नहीं मंगाई। इवन हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं तो उसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं प्लास्टिक के, और वो हम उसे ड्रिंक कर लेते हैं। तो यहाँ ग्लास का यूज किया गया, तो वो अच्छा है। और हमें अपने घर में भी ग्लास या मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, वो है सब कुछ, तो अपनी वैदिक रीतियों पे ही लौटना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, ये जो हमारे खून में आ गई है प्लास्टिक। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज पे भी आज बहुत सारे वक्ताओं ने बात की। और थोड़े दिन पहले हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका और यूरोप इसलिए शक्तिशाली हो गए क्योंकि उन्होंने क्वार्क लेवल की फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह जान लिया। और अभी भी टाइम है, अगर वो इससे नीचे सटल एनर्जी मीन सूक्ष्म एनर्जी पे भी साइंस को जान गए तो वो तबाही और ला देंगे, क्योंकि उनकी जो निष्काम कर्म की भावना नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज कोयले पे ही बेस्ड है हमारा, लेकिन हम वैदिक फिजिक्स से जानते हैं कि 95% एनर्जी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। अगर किसी तरह हम उस एनर्जी को जान लें, उसको हार्नेस कर लें, तो हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। कुछ ऐसा तरीका हो। वी नो ओनली 5% ऑफ आवर यूनिवर्स एनर्जी, तो उसमें कोयला ही प्रमुख है और पेट्रोलियम, वो सारे रीजन है क्लाइमेट चेंज के। क्या पता डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को अगर वी नो इन ए बेटर वे, तो वो से पोल्यूशन न फैले, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि अमेरिका और यूएसए इसके बारे में जाने, तो हमें तुरंत इसके बारे में आचार्य जी ने लिख दिया अपना वैदिक साइंस, वैदिक फिजिक्स में, बुक में। उसको अभी मैथमेटिकल फॉर्म देना अभी बाकी है, तो हम लोग काम करेंगे उस पर कि जो कंसेप्ट हैं फिजिक्स के, ऐसे ये हम छोड़ेंगे तो ऐसे गिर जाएगी। तो दिस इज़ अ ग्रेविटी, तो इस दर्शन शास्त्र में भी ऐसे सूत्र रूप में लिख दिया है इसे। लेकिन न्यूटन और आइंस्टाइन ने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, और ग्रेविटी को मैथमेटिकल फॉर्म दिया। उससे फिर उन्होंने डिवाइस बनाई
है, जीपीएस है, आप अपने फ़ोन में अब लोकेशन आप जा रहे हैं कहीं भी, जीपीएस की हेल्प लेते हैं। तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट बनाओ, वो कंसेप्ट को उन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए। तो हमें भी एटलीस्ट अगर वैदिक फिजिक्स को मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी में फेमस करना है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो कंसेप्ट हैं उनको किसी तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएं ताकि आम जनता उसे समझ सके। और दूसरे बहुत सारे ये प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना पैनेडेमिक, और डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि फ्यूचर में बहुत सारे और दूसरे भी पैनेडेमिक आएंगे। एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है राजीव मल्होत्रा जी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो ह्यूमन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और एनिमल को भी इकोनॉमिक एसेट की तरह बिहेव कर रहा है। वो एनिमल को, जो जानवर हैं उन्हें जानवर की तरह ना देख के एक इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक को क्या कहेंगे आर्थिक, हाँ, तो मतलब पैसे पैसे की तरह देख रहा है कि इसे बेचो, ये पैसा है, मतलब बकरियां इतनी हो गई, इसको ऐसे व्यापार कर दो या खा जाओ इन्हें एनिमल को। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है नेचर का। तो इस वजह से ही नए पैनेडेमिक आएंगे। तो इससे हम बच नहीं सकते, वो ग्रीड बढ़ रहा है और एनिमल्स को इकोनॉमिक एसेट की तरह यूज कर रहा है वो। लेकिन हमारे वैदिक साइंस में क्या हुआ है कि हम समभाव रखते हैं कि सारे प्राणियों को जीने का अधिकार है, और करुणा, दयालुता, प्रेम, यही जो हमारे जो संदेश हैं, इनको, इनके सहारे ही मानवता को बचाया जा सकता है। और रिसेंट में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे हम बच भी नहीं सकते, क्योंकि अब चाइना प्रोग्रेस कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है कि हम वैदिक फिजिक्स लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दें, वो अटैक कर देगा, मिसाइल इतनी, अब तो आपने देखा यूक्रेन रूस वार में हाइपरसोनिक मिसाइलों की लड़ाई चल रही है, अमेरिका और चाइना भी बना रहे हैं उस मिसाइल को। तो हमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब पीछे, अब यही है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, उस दौड़ में हमें भी आना ही होगा आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्योंकि शक्ति ही दूसरी शक्ति का मुकाबला कर सकती है। अगर आप कमज़ोर हैं तो दूसरा आप पर अटैक कर देगा। लेकिन वैदिक साइंस पढ़ने से क्या होगा कि हम धर्म के प्रति कर्तव्यवान रहेंगे, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उनका मानवता के सदुपयोग के लिए काम करेंगे, मानवता की भलाई के लिए काम करें ये टेक्नोलॉजी। तो हम धर्म से बंधे हुए होंगे, तभी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बून होंगी, वरदान होंगी, नहीं तो ये कर्स हैं। तो यही था, मैं यही बात कुछ रखना चाह रहा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप कुमार जी। वस्तुतः एक ऐसी तरफ इशारा किया, कई बातें आपने कही थी, कुछ का इलाज तो केवल यज्ञीय पद्धति है, तेन त्यक्तेन भुंजिता की भावना है, इदन नमम की भावना है, और ये वैदिक संस्कारों से ही आ सकते हैं। हमने संस्कार की प्रणाली छोड़ दी। महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि के रूप में एक ऐसा अनुपम हमें उपाय दिया था जिससे ये सारी चीज़ें हट सकती थी, परंतु वो सब शायद हम छोड़ चुके पीछे। दूसरी एक बात आ रही थी कहीं संकेत या विशद रूप में कि विज्ञान और तकनीक का एक आपसी बहुत बड़ा संबंध होता है, और मैं अगर इसको इस रूप में कहूँ कि विज्ञान जो है जब तक थ्योरी में रहता है वो साइंटिस्ट के दिमाग और पुस्तकों में रहता है, और जब वो तकनीक में आ जाता है, जब वो तकनीक के रूप में आ जाता है तो जनता जनार्दन उससे लाभान्वित, या जैसे अभी आपने जिक्र किया, भाई हमने भी यहाँ आने से पहले विशाल जी को कहा भाई लोकेशन भेज दो, बड़े आराम से आ गए। वरना तो 20 जगह, आज से 2-4 साल 10 साल पहले 20 जगह रुक के पूछना पड़ता था भाई किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। तकनीकी जो है वो हित में भी हो सकती है, अहित में भी हो सकती है। आज यही सबसे बड़ी समस्या है कि आधुनिक साइंस पर आधारित जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं हमें गर्त की ओर ले जा रही है, वो चाहे हमें अभी अनुभव हो रहा हो या ना हो रहा हो।
परंतु मैं एक बात कहता हूँ कि वैदिक साइंस की हम बात करते हैं, ये तो अभी मॉडर्न साइंस की अभी कह रहे थे भाई 200 300 400 साल पहले की मान लीजिए, इससे पहले तो नहीं थी। तो परंतु महाभारत के समय में क्या था, वैदिक साइंस का तकनीकी प्रयोग होता था। हमारे डॉक्टर संदीप कुमार जी इंटेलिजेंस की एआई की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल। तो आप देखिए, मैंने कहीं पढ़ रहा था ऐसे शस्त्र के बारे में कि वो दुश्मन के ऊपर उसको ढूंढता था, अगर वो इधर चला जाए तो वो इधर चला जाता था। और फिर इससे बड़ी कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। अभी ऐसी मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, बन रही हैं। और उस समय तो एक बात और होती थी, आज मिसाइल छोड़ दी तो फिर छोड़ दी, विनाश करके ही मानेगी। परंतु तब अग्निबाण और नीरवाण होते थे। एक ने अग्निबाण छोड़ दिया, भाई अरे यार ये तो गलत हो गया, तो ये तो विध्वंस करेगा, तो नीरवाण आकर के उसका निराकरण कर देता था। एंटी मिसाइल चीज़ें भी थी। तो तकनीकी उस समय विज्ञान का तकनीक में प्रयोग हुआ, परंतु कैसे हुआ, मेरा विषय बहुत, मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, केवल संकेत दे रहा हूँ कि महाभारत के, केवल महाभारत के युद्ध को आप उठा लीजिए, कुरुक्षेत्र में सीमित होकर युद्ध भी हो गया, 18 अक्षौणी सेना भी लड़नी, दुनिया भर के अस्त्र जो हैं उसका वर्णन आप पढ़िए, गजब का है वहाँ पे, वो भी सारे मौजूद थे। अच्छा, मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो उस समय तो लगती तो थी, तलवार के घाव तो होते थे, खून तो बहता था, सब कुछ होता था, कैसे शाम को फिर लड़ने आ जाते थे। यानी इतनी उच्च कोटि की मेडिकल साइंस थी जिस तक आज हम नहीं पहुंच पाए हैं कि वो 2-3 घंटे में तो उसको फिट करके के जाओ, वापस लड़ने चले जाओ। युधिष्ठिर जी महाराज कैंप में आए, फिट हुआ के 2-3 घंटे में फिर उनका रथ आ गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने पे विवश करती हैं कि ये सब कुछ था, परंतु बीच में भटक गए, उसको अब रास्ते पे लाने का जो प्रयास किया जा रहा है। अब ये बात तो है कि तकनीक से जोड़ना तो कोई मतलब कोई 1000, 2000, 10,000, करोड़, 2 करोड़ का काम तो है नहीं। उसके पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रयोग, सरने की प्रयोगशाला आप देखिए, वहाँ कितने कितने प्रयोग किए और वेस्ट हो गए, तो भी उनको कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ तो तुरंत आंसरेबल है कि आपने अगर 10 रुपये भी खर्च कर दिए किसी चीज़ पे और पाया गया कि ये अनुपयोगी है, तो बस फिर कान खींच लिए जाएंगे आपके। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि ये जो रास्ता अभी आचार्य जी ने, अग्निव्रत जी ने निकाला है, एक साइंस का वैदिक ट्रुथ हमारे सामने रखा है, उसको हम कैसे अधिकाधिक लोकप्रिय करें। और क्योंकि अब लोगों का आना बढ़ गया, इसलिए भीनमाल से निकल करके किसी कन्वीनियंट स्थान पर एक बड़ा आश्रम और वो सारे संस्थापन भी बहुत आवश्यक हैं। और इसके लिए आपने एक योजना बनाई है, मेरा ख्याल है शायद 15 करोड़ रुपए की वो योजना है। उसमें जो भी लोग सक्षम हैं उनको निश्चित रूप से पूरे सहृदयता के साथ उदारता पूर्वक सहयोग करना चाहिए।